हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की इन्वायरमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 100 से सेंस यहाँ पर यह है कि जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार परीक्षा में आते हैं ऐसे सवाल, चाहे वो आंदोलन से संबंधित हो, चाहे वो मृदा से संबंधित हो, और चाहे वो पर्यावरण भौगोलिक संरचना से संबंधित हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। इस आज की वीडियो में टोटल हम कवर करने वाले हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि एनवायरमेंट सीरीज में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 20 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समय खराब ना करते हुए। पहले मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ, जंगल बचाओ, इनमें ज्यादा मोस्ट कौन सा है? चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली है और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये ज्यादा मोस्ट हो जाते हैं। और कभी कभी अपिक्को और जंगल भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा मोस्ट ये तीनों हैं। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मैं चंडी प्रसाद भट्ट, अगर आप जानते हो तो इसके प्रणेता थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद बारादेवी, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। गोपेश्वर गांव में, रैनी गांव, ये दोनों गांव थे। 1987 में इनको चंडी प्रसाद भट्ट को सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो टिहरी बांध से जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए एक महिला का नाम और भी था, मैना देवी, जो कि इसमें नहीं लिख रहा है, वो भी इससे जुड़ी हुई थी। चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों को मानव श्रृंखला बनाकर उनसे चिपक जाना और पेड़ों को काटने से रोकना। देखिए कितना विशाल पेड़ है, अगर कट जाता तो कितना नुकसान होता। इस तरह से लाखों हजारों पेड़ों को उस समय में महिलाओं ने बचाया, जिसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों की रक्षा करी। अगला आ जाता है मेघा पाटकर द्वारा चलाया गया अभियान नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा के बांध को लेकर ये आंदोलन था। मेघा पाटकर, जिसका आपने अभी अभी फोटो देखा ये वाली, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इनके साथ थे अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। बाबा आमटे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, काफी बड़े समाज सुधारक हैं। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। अगला है साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी कहां पे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। साइलेंट घाटी केरल में है। केरल से चलने वाली ये परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। केरल के कुंटीपुंज नदी पर है। कभी कभी नदी भी पूछ लेता है कौन सी नदी के ऊपर है। और कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है इसको, ये है यहां पर। अब जो है प्रमुख पर्यावरण आंदोलन के अलावा काफी सारी चीजें यहां पर ऑलमोस्ट हो जाती है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, विश्नोई प्रोग्राम का भी, जो विश्नोई आंदोलन था, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। विश्नोई आंदोलन जो है संत जम्बोजी ने शुरुआत करी थी राजस्थान से। खिचड़ी गांव की विश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित अपने प्राणों की बलि दे दी थी, है ना। तो विश्नोई आंदोलन जो है, अब कभी आपने नाम सुना हो लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई वो व्यक्ति है ना, सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में एक चिंकारा नाम का एक हिरन पाया जाता है, जिसकी वहां के लोग पूजा करते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, और वहां प्रकृति देवी का एक मंदिर भी, उन्होंने कहा भी था आप वहां पर जाकर माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं विश्नोई समाज। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन। वर्तमान में झारखंड में चल रहा है। साल के वृक्षों की जगह सागौन के जो पेड़ लगाए थे, उन्होंने कहा साल का जो पेड़ होता है वो ज्यादा अच्छा होता है सागौन के मुकाबले, सागौन का पेड़ प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आंदोलन चला था। सिंह भूमि क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जल पुरुष किसे कहते हैं? जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह को। मिट्टी बचाओ आंदोलन बाबा आमटे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में शुरू करा था। गंगा मुक्ति आंदोलन अनिल प्रकाश भागलपुर बिहार से शुरू किया था। मुंबई बचाओ आंदोलन मुंबई समिति मुंबई महाराष्ट्र ने शुरू करा था। पानी रोको आंदोलन राजेंद्र सिंह राजस्थान ने शुरू करा था। ये हैं बाबा आमटे, जो बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं। आपको मैंने इनके बारे में अभी भी बताया था। अपिक्को आंदोलन श्री पांडुरंग हेगड़े ने शुरू करा था। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में 1983 में शुरुआत हुई थी, और इसका नारा था बचाओ बेलुसु मित्तयु बिलुसु, मतलब बजाओ बढ़ाओ कान में लाओ, सबको बताओ कि पेड़ों को ना काटें। चिपको आंदोलन की तरह उत्तर भारत में अपिक्को आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन उत्तर भारत में चला था, अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत में चला था। तो ये काफी यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें अपना। अगला अपिक्को आंदोलन जो है, देखिए इस तरह था। ये इसमें क्या करा था, जैसे चिपको आंदोलन में तो महिलाएं जुड़ी हुई थी, अपिक्को आंदोलन में पुरुष समाज जुड़ा हुआ था दक्षिण भारत में। तो ये नहीं चाहते थे कि पेड़ों को यहाँ पर काटा जाए, पेड़ों को बचाने के लिए। अब कुछ कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
ताल परिस्थिति की तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस चीज पर? देखिए ये निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ये निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यदि उत्पादक ही नहीं होंगे तो उपभोक्ता जीवित कैसे रहेंगे? तो दोनों का सामंजस्य जरूरी है। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। मरूद भिद्दों में लंबा मूल तंत्र होता है। मरूद भिद्दों ने कहते हैं रेगिस्तान में होने वाले पेड़ पौधे। क्यों? इनमें क्यों होता है? क्योंकि देखिए मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसलिए होता है। अगला है सतत विकास। जो सतत विकास होता है वो किस संस्थान के प्रति उत्तरदायी होता है? तो सतत विकास जो है वो उत्तरदायी है प्राकृतिक संसाधनों के लिए। देखिए प्राकृतिक संसाधन से यहां पर क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक संसाधन से जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए यहां पर उत्तरदायी हो जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए ये किया गया था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये बिल्कुल वास्तविक पिक्चर आप देख सकते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज भी बांटे जाते हैं जिनकी शुरुआत 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1901 में। से उन्हीं की याद में नोबेल सोसाइटी जो है हर साल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति वाला पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है मरूद भिद्दों में सबसे लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि मृदाओं में उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ज्यादा तापमान होता है तो इसी वजह से ज्यादा तापमान क्या करता है? वो उसकी वजह से पेड़ जो है अपना जमीन के नीचे तक वो पानी की खोज में जड़ें चली जाती हैं और वो जड़ अपना पानी का संदोहन करती हैं ताकि वो जीवित रह सकें। अगला क्वेश्चन है सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? देखिए सतत विकास जो किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? ये दर्शाता है प्राकृतिक संसाधन के प्रति। अगला हमारा क्वेश्चन है किसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादकों उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए जीवाणु जो है वो चेंज करते हैं मिट्टी के सरफेस को। आपने देखा भी होगा बैक्टीरिया जो है बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कुडकू कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडकू झारखंड के लोगों की भाषा है। निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अब इंडिया दूसरे पर है। किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा जो होती है आप देख भी सकते हैं वो बिजली की चमक के साथ होती है और बादलों की गरज के साथ होती है संवहनीय वर्षा। भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और अंगारा लैंड इसका दूसरा हिस्सा अंगारा लैंड या टर्शियनी एज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का देखिए वैसे तो इन सबकी वजह से सुनामी आती है लेकिन इंपोर्टेंट रोल यहां पर हो जाता है भूकंप का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी के उद्गार के समय नहीं निकलती है? ज्वालामुखी में से ऑक्सीजन नहीं निकलती, बाकी सब निकलती हैं। और ये देखिए हमारे वातावरण में जो पाई जाती हैं गैसें, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.8। अब आजकल पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसको आप ध्यान से देख लेना। सरसों के पुष्प को पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो देखिए जब आप सरसों का पुष्प पढ़ाएंगे तो आप क्षेत्र भ्रमण पद्धति को यहाँ पर पढ़ाना चाहेंगे। जो व्यक्ति क्विक ऐप कर्बिंग स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है वो उसको कौन सा रोग नहीं होता? देखिए जब वो क्विक ऐप कर्बिंग ऐप ले रहा है इसका मतलब है विटामिन सी ले रहा है, उसको स्कर्वी रोग नहीं हो सकता। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो देखिए मैदान की गणना द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। अगला है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के वृंजन को क्या कारण है? महासागर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के वृंजन का क्या कारण होता है? तो देखिए ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ऐसा होता है कि महासागरों में जो प्रवाल भित्ति है उसी में अभी मैं महासागरों की प्रवाल भित्ति का आपको चित्र भी दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है डाइक क्या है? डाइक देखिए हवा ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, जो जमीन के अंदर इस तरह की आकृति बन जाती है जिनके अंदर से ज्वालामुखी निकल कर आती है, तो अंदर जो ये आकृति बन जाती है उसको डाइक कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला है पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ये उच्चावच हैं प्रथम श्रेणी के। अगला है पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरवालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो देखिए ये मार्ग बन जाते हैं दर्रा। जो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है
पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दर्रा। देखिए इधर से पहाड़, तो बीच में जो जगह बनेगी इसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे दर्रा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तैयार किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी इंदिरा गांधी के समय में भी, यदि आपको पता हो तो। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण किसी जीवों का चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ साथ अंतः क्रियाओं को सम्मिलित करके बनता है, यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बताया था कि हमारे चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है भौतिक और जैविक, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। अगला है, पर्यावरण का भौतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए सूक्ष्म जीव में भौतिक पर्यावरण नहीं आता, जल, वायु और स्थल ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूगोल में के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था किसमें? हम प्रकृति के आंतरिक रूपों को पढ़ते थे, बाह्य रूपों को हम पहले नहीं पढ़ते थे, है ना। ये पृथ्वी का आंतरिक रूप है। निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो देखिए सभ्यता का पालना कहा जाता है मैदानों को। किसको कहा जाता है? मैदानों को। लोयस का पठार किसे कहते हैं? देखिए लोयस का पठार कहते हैं जो हवा देखिए यहाँ पर रेत का टीला पड़ा है, रेत का टीला इसकी कुछ रेत को उड़ा ले जाए तो उसके अंदर जो आकृति बनेगी उसको लोयस कहते हैं। लोयस का पठार आपने सुना भी होगा। लोयस उस आकृति को कहते हैं जो तेज हवाएं किसी आकृति में बनाती हैं। और अगला है पेंडलन क्या है? देखिए पेंडलन क्या है? पेंडलन पवन से बनने वाली आकृति है। पेंडलन क्या है? पवन से बननी आकृति है। पीछे पढ़ा था हमने लोयस का पठार क्या है, तो लोयस का पठार है, लोयस का पठार आपका हो जाएगा इसमें पवनकृत पवन। तो देखिए लोयस का पठार हिंदी में आए आपको, चाहे इंग्लिश में आपको पेंडिप्लेन आए, दोनों एक ही बात है, घुमा घुमा कर आपसे पूछ सकता है। ठीक, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।